धन्यवाद सभापति जी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पेश किए गए आम बजट पर हो रही चर्चा पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मेरी पार्टी, मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं। महोदय, मुझसे पहले मेरी पार्टी के अन्य सदस्यों द्वारा अपने संबोधन में बजट के संबंध में उठाई गई आपत्तियों से मैं खुद को संबद्ध करता हूं। ये बजट वस्तुतः बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बनाए गए संविधान का अपमान है, क्योंकि इसमें संविधान सम्मत संघीय गणराज्य के ढांचे को पूरी तरीके से दरकिनार करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार को बचाए रखने का समर्थन मूल्य चुकाया गया है। महोदय, हम सभी जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ए से जेड तक होते हैं। इसके एक एक अक्षर मिलकर के ही वर्णमाला पूरा करते हैं। इसमें प्रत्येक अक्षर का समान महत्व है, लेकिन दुर्भाग्य है कि माननीय वित्त मंत्री महोदय ने सिर्फ ए टू बी का ध्यान रखा है, ए टू बी पर ही रुक गई। यहां ए यानी आंध्र प्रदेश, बी यानी बिहार। मैं जिस राज्य उत्तर प्रदेश से आता हूं, उसका यू वर्णमाला में उसकी जगह ही की तरह ही उसको केंद्र सरकार और वित्त मंत्री जी ने प्राथमिकता में कहीं पीछे छोड़ दिया। मैं उत्तर प्रदेश की जो डबल इंजन की सरकार की बड़ी बड़ी बातें बीजेपी के उत्तर प्रदेश के लोग करते थे, मैं पूछना चाहता हूं कि आबादी के लिहाज से सबसे बड़े राज्य को क्या वित्तीय विशेष पैकेज मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? घर में ठंडे चूल्हे पर अगर खाली पतीली है, मैं कैसे बोल दूं कि धूप फागुन की नशीली है? महोदय, जब बजट प्रस्तुत हो रहा था तब मुल्क के गांव, गरीब किसान, बेकारी से जूझ रहे मजदूर, महिलाएं और नौजवान, अगड़े पिछड़े, दलित, मुसलमान, शोषित, पीड़ित, वंचित टकटकी लगा करके बड़ी उम्मीद के साथ टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे, लेकिन उन्हें नाउम्मीदी, मायूसी मिली। आजादी के 77 सालों के बाद इतने बजट लाने के बाद भी आखिर हम कौन सा भारत बनाना चाहते हैं जहां आज भी आम आदमी को शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझना पड़ता है? जब उद्योगपतियों का आप लगभग 20 लाख करोड़ कर्जा माफ कर सकते हैं, तो फिर देश के किसानों का और बेरोजगार नौजवानों का शिक्षा ऋण क्यों नहीं माफ होना चाहिए? मनरेगा का बजट न बढ़ाना जहां निराश करता है, वहीं सरकार से अपेक्षा है कि मजदूरों के हित में मनरेगा के कार्य दिवस बढ़ा करके 2 गुने करने का काम किया जाए। पीएम आवास योजना सूची और लाल फीताशाही में उलझ करके कहीं ना कहीं सूची रह जाती है। महोदय, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, तमाम जरूरतमंदों को पीएम आवास नहीं मिल पाता है। मेरी मांग है सांसदों की सिफारिश पर पात्र व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया जाए। सरकार ने बजट में बताया कि उसका वित्तीय राजकोषीय घाटा जीडीपी के मुकाबले 4.9% है, पर यह नहीं बताया कि जो कर्ज हमारे देश के ऊपर 2014 के समय 55 लाख करोड़ था, आज वह बढ़ करके 210 लाख करोड़ हो गया है। नौनिहाल बच्चे इस बजट में आज भी समावेशी और विकसित होने की परिभाषा में सम्मिलित होने की प्रतीक्षा में हैं। दिव्यांग विद्यार्थियों का भी बजट कम कर दिया गया है। अंत में मान्यवर, मैं आखिरी बात कह करके अपनी बात को समाप्त करता हूं। हमारे जिले से हमारी लोकसभा क्षेत्र धौरारा से लेकर के और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो आवारा जानवर हैं, उन्होंने तबाही मचा रखी है। किसान दिन रात अपने खेत पर रहने को मजबूर हो रहा है। आवारा पशु लोगों की जान ले रहे हैं। उनको मुआवजा देने की मैं मांग करता हूं, कम से कम 10 लाख रुपए। और माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपके भी क्षेत्र में घोषणा करके आए थे कि आवारा पशुओं की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का वो वादा याद दिलाते हुए इस विकट समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए, अस्थायी योजना बनाने के लिए एक विशेष पैकेज की मांग करता हूं। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद। नेताजी रहे। जय भीम। अखिलेश यादव जिंदाबाद।